नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टार ऑनलाइन स्टडी में। और हमारी आज की क्लास रहेगी भारतीय राज्य व्यवस्था की। और इसमें हमारा जो अध्याय रहेगा दो, यानी संविधान का भाग दो, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारा संविधान का भाग जो दो है वो संबंधित है नागरिकता से संबंधित। इससे पहले वाले वीडियो में संविधान का भाग एक किया था, जिसमें संघ राज्य क्षेत्र के बारे में हमने चर्चा की थी कि भारत के संघ राज्य क्षेत्र में क्या चीज था। तो आज हम इस वीडियो में ये प्रयास करेंगे कि नागरिकता क्या है और इसे लेने के लिए क्या प्रावधान है। तो हम ये देखेंगे कि कोई भी भारत का नागरिक कैसे नागरिकता हासिल कर सकता है, या फिर उसके नागरिकता का अंत किस प्रकार हो सकता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम बात करेंगे आज हमारा संविधान का भाग दो, जिसमें चर्चा होगी नागरिकता की। साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि आगे आने वाली जो वीडियो है आप तक पहुंच सके। साथियों, जो हमारे भर्ती से संबंधित राज्य व्यवस्था के प्रश्न पूछे जाते हैं, और उसमें से नागरिकता से संबंधित कई प्रकार के प्रश्न आते हैं कि नागरिकता कौन दे सकता है, कौन नहीं दे सकता है, उसमें हमने चर्चा करते हैं। तो संविधान का भाग दो कहता है कि नागरिकता सिटीजनशिप के बारे में उल्लेख करता है। इसके बाद में अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक इसका उल्लेख मिलता है। तो अगर संविधान के भाग दो की बात करें, तो अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 में इसका उल्लेख मिलेगा, अपने को उल्लेख मिलेगा। अब बात आती है भारत की नागरिकता कैसी है। तो भारत की एकल नागरिकता है। साथियों, जो भारत में नागरिकता पाई जाती है, एकल नागरिकता पाई जाती है। जैसे ब्रिटेन में एकल नागरिकता है, भारत में भी एकल नागरिकता है। अगर हम देखें, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। अब अपने मन में प्रश्न आता है कि एकल नागरिकता क्या होती है और दोहरी नागरिकता क्या होती है। तो हम ये देखेंगे कि एकल नागरिकता मतलब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है, और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है, तो उसके सभी नागरिक भी समान होंगे। जैसे उदाहरण के लिए देखें, कोई भी व्यक्ति पंजाबी, कोई भी राजस्थानी या राजस्थान की नागरिकता नहीं होगी, किसी के पास पंजाब की नागरिकता नहीं होगी, उसके पास नागरिकता होगी तो केवल और केवल भारत की नागरिकता होगी। और इनका उल्लेख हमें संविधान के अनुच्छेद 11 में मिलता है जी। अब अगर हम बात करें कि हमने एकल नागरिकता कहां से ग्रहण की है, हमने एकल नागरिकता ब्रिटेन से ग्रहण की हुई है। हमारे भारत में एकल नागरिकता पाई जाती है। अगर हम देखें संविधान के अनुच्छेद 11 क्या कहता है, संसद का संविधान का अनुच्छेद 11 कहता है कि संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति है। यानी नागरिकता के संबंध में श- विधि कौन बना सकता है, संसद बना सकती है। संसद में कौन शामिल होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तीनों से मिलकर संसद बनती है। तो संसद को नागरिकता पर विधि बनाने की शक्ति है। तो पेपर में अगर आपसे पूछ ले कि नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति किसकी है, तो आप बताओगे संसद की शक्ति है जी। इसके बाद सबसे पहले नागरिकता अधिनियम आया था, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। देखिए जी, जैसे ही भारत आजाद हुआ, तो सबसे पहले आया था भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 आया था। और इसमें हमने देखा था बाद में संशोधन भी किए गए थे। 1986 में, 1992 में, 2003, 2005, 2015 इसके तहत संशोधन भी किए गए थे। तो जो हमारा मूल है वो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 है। इसमें हमने किया था। इस अधिनियम के अनुसार, यानी जो भारतीय जो नागरिकता अधिनियम 1955 है, उसके अनुसार भारत के नागरिकों को नागरिकता कितने प्रकार से हासिल हो सकती है, तो 5 प्रकार से हम भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपसे पेपर में पूछे कि भारत में नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, तो आप बोलोगे 5 तरीके से प्राप्त की जा सकती है। ये 5 प्रकार कौन से हैं, इनके बारे में भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है जन्म के आधार पर, जन्म से बाय बर्थ। अगर हम देखें कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 से पहले भारत में हुआ है, वो सभी व्यक्ति, या भारत भूमि पर जिसका जन्म हुआ है, वो सभी व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे। यानी भारत का अपना ये क्षेत्र जो आज आप देखते हो, 26 जनवरी 1950 से पहले अगर इस क्षेत्र के अंदर किसी का जन्म हुआ है, वो सभी क्या होंगे, इंडियन सिटीजन होंगे। ध्यान रखना, इंडियन सिटीजन होंगे। तो पहला तो है कि जिसका जन्म भारत भूमि पर हुआ है, वो भारत का नागरिक होगा। इसके अलावा यहाँ पर एक थोड़ा सा अपवाद है, जहां पर हम ये देखते हैं कि
यहाँ पर एक बात कही गई है कि जो विदेशी राजनीतिक हो गए यानी राजदूत होंगे, उनके बच्चे भी तो यहीं रहते हैं। जैसे अमेरिका का है, ब्रिटेन का है, फ्रांस का है, पोलैंड का है, उनके राजदूत भी भारत में ही रहते हैं, तो परिवार के साथ रहते हैं। क्या उनके बच्चों का जन्म भी अगर भारत में हो जाए, तो क्या उनको भी भारत की नागरिकता दी जाएगी? नहीं, उनको भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। उनके लिए ये नियम मान्य नहीं है, ध्यान रखना। और इसके अलावा भारत भूभाग जो ऐसे बच्चे जो शत्रु के कब्जे में, ध्यान रखना, भारत की ऐसी भाग जैसे पीओके है, पीओके पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, भारत के ऊपर वाले हिस्से में जो पाकिस्तान के कब्जे में जो कश्मीर है, अगर वहां पर कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो भारत का नागरिक नहीं होगा, क्योंकि हमने ये लिख रखा है कि भारत में जन्मे या शत्रु के अधीन भारत भूभाग में जन्मे बच्चे भारतीय नागरिक नहीं होंगे। पीओके के अंदर अभी अगर बात करें, किसी व्यक्ति का जन्म पीओके में होता है तो वो इसमें काउंट नहीं होगा। तो ये पहले प्रकार से है। इसके बाद में इसमें संशोधन किया गया और इसमें एक बात कही कि जन्म के समय उसके माता पिता में से एक भारतीय होना चाहिए। अगली बात ये कही गई कि अगर कोई व्यक्ति का जन्म भारत में हो रहा है, तो यहाँ पर एक कंडीशन लागू कर दी कि उसके माता-पिता में से एक भारतीय होना चाहिए, तब वो जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता ले सकता है। अगला है हमारा वंश परंपरा, यानी वंश परंपरा के अनुसार कैसे? तो यहाँ पर एक बात कही गई है 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात जन्म लेने वाले भारत के नागरिक हो सकते हैं यदि उनके माता-पिता में से कोई एक भारतीय हो। तो वंश परंपरा कोई दादी, नानी, बुआ, चाची, ताई, मौसी, किसी भी तरीके से अगर किसी का संबंध है, अगर वो 26 जनवरी 1950 के बाद कहीं दूसरी जगह जन्म लेता है, तो वो वंश परंपरा के आधार पर, यानी उसका कहीं न कहीं भारत भूमि से वंश जुड़ा हुआ था, तो वो भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकता है। यहाँ एक बात और भी कही गई है कि भारत की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्मे बच्चे भी, सॉरी, माता के नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्मे बच्चे भारत की नागरिकता दी जा सकती है। यहाँ ये बात कही गई है कि अगर कोई भारतीय महिला है, उसके बच्चे का जन्म विदेश में हो रहा है, तो उसे भारत की नागरिकता दी जा सकती है। ये संशोधन किया गया था 1992 के अंदर संशोधन किया गया था। उसके बाद एक संशोधन और किया गया था और उसमें प्रावधान किया गया था कि अगर 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत से बाहर जन्म लेने वाला बच्चा भारत का नागरिक नहीं हो सकता अगर उसने 1 वर्ष के भीतर भारतीय वाणिज्यिक दूतावास में जन्म का पंजीकरण नहीं करवाया है। वह क्या था साथियों, कि जो ये बताया था ना कि कोई भी भारतीय माता से जन्म लेने वाला व्यक्ति या जो भी बच्चा होगा वो भारत की नागरिकता ले सकता है, तो इससे क्या घुसपैठियों की समस्या थोड़ी ज्यादा बढ़ गई थी। तो यहाँ पर कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति 3 दिसंबर 2004 के बाद किसी का जन्म भारत की भूमि से बाहर होता है, तो उसे भारत के बाहर का जो दूतावास होगा विदेश में, वहां पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा 1 साल के अंदर-अंदर। तब जाकर उसे वंश परंपरा के आधार पर नागरिकता दी जाएगी। इसके बाद आगे बात करते हैं पंजीकरण बाय रजिस्ट्रेशन। क्या रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भी भारत की नागरिकता मिल सकती है? मिल सकती है। कैसे मिल सकती है? आइए देखते हैं। अवैध प्रवासी ना हो, कहने का मतलब ये है कि वह अवैध प्रवासी ना हो। कहने का भाव यह है कि वो भारत भूमि में जबरन ना आया हुआ हो। दूसरा, वह भारतीय मूल का होना चाहिए। उसके माता पिता या दादा नाना नानी में से कोई भी भारत का हो, तो भी वो रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकता है। माता पिता में से कोई भी एक भारतीय हो जिसका विवाह भारतीय नागरिक से हुआ हो। मान लीजिए किसी का विवाह भारतीय नागरिक से हो जाता है, किसी पुरुष से हो जाता है, तो वह भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकती है वो महिला। तो ये वह अपनी रजिस्ट्रेशन के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवा सकती है। तो पहली कंडीशन तो ये है। क्या और भी कोई उपाय है जिससे भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? बिल्कुल है जी। साधारणतः 7 वर्ष के बाद, 7 वर्ष तक अगर कोई भारत में रह रहा है या फिर 5 साल से वो ओसीआई का
अगर उसके पास ओसीआई कार्ड है, जिसे हिंदी में कहते हैं भारत के समुद्र पारीय नागरिक, है ना? ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो ओसीआई के माध्यम से, ओसीआई का माध्यम यानी विदेशों में दोहरी नागरिकता दी गई है, जो भारतीय लोग विदेशों में रह रहे हैं उन्हें दोहरी नागरिकता दी गई है। जो विदेश में रह रहे वो यानी समुद्र के पार रह रहे हैं उन्हें ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया उनका एक कार्ड बनता है। अगर उस कार्ड को बने हुए 5 साल हो गए हैं तो वो भारत की नागरिकता ले सकता है। अगर ये नहीं है तो वो 7 वर्ष से अगर भारत में रह रहा है तो भी वो रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भारत की नागरिकता ले सकता है। अगर हम देखें, यहाँ पर कंडीशन एक है कि जब रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं उससे ठीक पहले 1 वर्ष तक वो भारत में रहते होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि वो अभी-अभी आया और अभी-अभी रजिस्ट्रेशन करवा ले। इसके लिए कंडीशन है जिस तारीख से वो रजिस्ट्रेशन करवा रहा है उससे 1 साल पहले तक वो भारत में रहते हुए होना चाहिए। वो भारत में निवास करते हुए होना चाहिए और संविधान की निष्ठा की शपथ ले। देखिए, उसे भारत की निष्ठा की शपथ लेनी पड़ेगी, यानी कि मैं भारत की विधियों का सम्मान करूंगा, तब जाकर उसे रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भारत का नागरिक बनाया जा सकता है। यह है नागरिकता। ये तीसरे प्रकार की नागरिकता है जिसके आधार पर आप भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हो। इसके बाद अगला है देशीकरण। देशीकरण क्या होता है? नेचर के अनुसार। अगर हम देखें, भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता और भारत के जो आदर्शों को अगर कोई व्यक्ति अपना लेता है तो वो भी भारत का नागरिक बन सकता है। कैसे बन सकता है वो भी हम देखते हैं। इसके लिए कंडीशन ये है कि जो विदेश में अपनी नागरिकता को त्याग दे, कोई विदेशी व्यक्ति है जो अपनी स्वेच्छा से नागरिकता त्याग कर भारत आ गया है और उसे भारत की संस्कृति अच्छी लगी और उसको वो अपनाना चाहता है, तो वो व्यक्ति भी प्रकृति देशीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता ले सकता है। इसके लिए भारत सरकार को उसको सूचना देनी पड़ेगी कि मैंने फलाना देश से क्या है नागरिकता को छोड़ दिया है और मैं भारत की नागरिकता लेना चाहता हूं। भारत सरकार से वो आवेदन करेगा। आवेदन करने से पहले कंडीशन ये है कि कम से कम 1 साल तक वो भारत में रहते हुए होना चाहिए, यानी 1 साल से वो भारत में ही होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को भारत की नागरिकता दी जा सकती है अगर वो लेना चाहे। लेकिन इसमें एक कंडीशन और भी बताई गई है कि कुल मिलाकर वो 7 साल से भारत में रह रहा हो। और उसके साथ इन्होंने ये भी कहा है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाओं का उल्लेख किया है, सिंधी है, संथाली है, पंजाबी है, हिंदी है, संस्कृत है, उड़िया है, तेलुगु है, तमिल है, मलयालम है, कोई भी भाषाओं में से एक का अच्छा जानकार है तो उसे भारत की नागरिकता दी जा सकती है। या फिर हम ये कह सकते हैं भारत सरकार देशीकरण का प्रमाण पत्र उस नागरिक को नागरिकता का दे सकती है। तो ये इस तरीके से अपने भारत का देशीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता को हम पा सकते हैं। ये हमारा चौथे प्रकार की नागरिकता है। पांचवें प्रकार से अगर हम नागरिकता प्राप्त करना चाहें तो क्या है? भूमि अर्जन के द्वारा। अगर हम बात करें, भारत सरकार अगर किसी देश पर आक्रमण करके या स्वामीहीन भूमि अगर कोई पड़ी है उस पर कब्जा करके या फिर संधियां समझौते के तहत किसी विदेशी भूमि को भारत में लेते हैं, तो जिस भूमि को भारत में लिया गया है, मान लीजिए कल को अपने पीएओ के ले लेते हैं, तो पीएओ के जितने भी लोग हैं उनको अपने आप भारत की नागरिकता मिल जाएगी, इंडियन सिटीजनशिप उनको मिल जाएगी। मान लीजिए कि अगर अपने चाइना से अक्साई चीन ले लेते हैं साथ में, तो वहां पर रहने वाले लोगों को भी भारत की नागरिकता 5वें प्रकार के अनुसार अपने आप मिल जाएगी जी। ठीक है जी, इस तरीके से मिल जाएगी जी। अब हमारे मन में एक प्रश्न आता है, क्या भारत की नागरिकता का अंत भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कैसे? विदेशी विदेश की नागरिकता अगर कोई व्यक्ति ग्रहण कर ले तो भारत की नागरिकता जा सकती है। अगर हम देखें, भारत की नागरिकता का त्याग कर दे स्वेच्छा से तो भी भारत की नागरिकता का अंत हो सकता है। सरकार के द्वारा वंचित कर दे तो भी भारत की नागरिकता का अंत अब सरकार कैसे वंचित करती है?
सरकार वंचित कैसे करती नागरिकता से? मान लीजिए कोई व्यक्ति शत्रु देश की सहायता कर रहा है और भारत को वो नुकसान पहुंचा रहा है, तो भारत सरकार ऐसे व्यक्तियों को कर सकती है वंचित, या देशीकरण के माध्यम से। देशीकरण जो पहले बताया था, देशीकरण के माध्यम से 2 साल हुए हैं अगर उसे नागरिकता ली हुई है, और अगर उस पर कहीं विदेश में मुकदमा चल रहा है और उसे सजा हो जाती है, तो ऐसे व्यक्तियों को भारत नागरिकता से वंचित कर सकता है। ध्यान रखना जी। किसी भी भारतीय महिला द्वारा विदेशी मूल के पुरुषों के साथ विवाह कर ले। मान लीजिए कोई महिला है भारत की और वो अमेरिका में जाके शादी कर लेती है, तो उसकी इंडिया की सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी अपने आप ही। ध्यान रखना जी। इसके बाद बात करें, लगातार 7 साल से भारत से बाहर रह रहा है, एक लंबे समय से भारत से बाहर रह रहा है, तो भी उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी जी। तो इस तरीके से उसकी नागरिकता का अंत भी हो सकता है। तो नागरिकता को ग्रहण करने के कितने माध्यम हैं? 5 माध्यम हैं। 5 माध्यमों से भारत की नागरिकता ग्रहण की जा सकती है। आगे हम चर्चा करें भी भारत की नागरिकता का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? भारत की नागरिकता का उल्लेख हमें मिलता है संविधान के अनुच्छेद 5 में दिया गया है, जिसमें लिखा गया है प्रारंभ से भारत की नागरिकता। जब हम आजाद हुए थे और बंटवारा होने के बाद जो भारत भूमि भारत में रही थी, उसके समस्त नागरिकों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। जो आज आप 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश देखते हो, जितना जो क्षेत्र देखते हो भारत का, मान लीजिए ये आप भारत का क्षेत्र देखते हो, जो इस तरीके से कुछ दिखाई देता है। ठीक है जी। ये दिखाई देता है, ये पूरा का पूरा क्या था, अनुच्छेद 5 के तहत इसे अपने आप ही भारत की नागरिकता दी जा सकती है, दी गई थी उस टाइम के अंदर अगर हम बात करें। ठीक है जी। अनुच्छेद 6 क्या कहते हैं? पाक से भारत को आने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता देने का अधिकार। देखिए जी, एक तारीख निश्चित की गई थी 19 जुलाई, और 1948 एक तारीख थी कि 19 जुलाई 1948 से पहले पहले जो भारत में आ जाएगा उसको भारत की नागरिकता दी जा सकती है अनुच्छेद 6 के तहत। 19 जुलाई 1948 के बाद आने वाले व्यक्तियों को रजिस्ट्रेशन के माध्यम से या सूचना देनी पड़ेगी कि हम भारत में आ गए हैं और भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं, तो उसे भी भारत की नागरिकता दी जा सकती है। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि 19 जुलाई 1948 ही क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इस दिन दोनों देशों के बीच में एक समझौता हुआ था और उसमें यह निर्धारित किया गया था कि दोनों देश 19 जुलाई से पहले जो अपने नागरिकों का आदान प्रदान कर लेंगे। तो ये है। तो अनुच्छेद हमें जो 6 है वो एक विशेष तारीख के बारे में बताता है कि 19 जुलाई 1948 से पहले पहले अगर कोई भारत आ गया है, ऐसा व्यक्ति भारत की नागरिकता ले सकता है जी। ठीक है जी, भारत की नागरिकता ले सकता है। आगे हम चर्चा करें, अनुच्छेद 7 क्या कहता है? अनुच्छेद 7 कहता है पाकिस्तान को जाने वाले कुछ व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति भारत की भूमि छोड़कर कहाँ चला गया है? पाकिस्तान चला गया है, तो क्या उसकी नागरिकता रहेगी या नहीं रहेगी? तो अनुच्छेद 7 कहता है ऐसे व्यक्तियों की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। जो भारत की भूमि छोड़कर चला गया है पाकिस्तान को, उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी जी। इन्होंने ये किया है कि 1 मार्च 1947 के बाद अगर कोई व्यक्ति भारत से चला जाता है, तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान को चला जाता है। आगे हम चर्चा करें अनुच्छेद 8 की। तो अनुच्छेद 8 क्या कहता है? अनुच्छेद 8 कहता है कि भारत से बाहर रहने वाले भारतीयों के लिए नागरिकता का प्रावधान। कोई व्यक्ति जो कभी भारत में रहता था और अब विदेश चला गया है और उसका परिवार का कोई आगे सदस्य भारत की नागरिकता लेना चाहता है, कहने का मतलब जिसकी दादा दादी नाना नानी में से कोई भारतीय था और अब वो विदेशी मूल का हो गया है, अगर वो भारत की नागरिकता लेना चाहता है, तो अनुच्छेद 8 के तहत ऐसे व्यक्तियों को नागरिकता दी जा सकती है जी। भी उसको दादा या नाना या नानी कोई भी भारतीय कभी रहे हो, तो ऐसे व्यक्तियों को दिया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है,
वो भारत की अब की जो भूमि है उसकी बात हो रही है। ऐसे नहीं है कि 1947 से पहले जो ये वाला क्षेत्र था पाकिस्तान वाला, वो यहाँ लाहौर वगैरह में रह रहे थे और अब वो भारत की नागरिकता चाहता है तो उसको नहीं मिलेगी, ध्यान रखना उसको नहीं मिलेगी। मान लीजिए कोई भोपाल का है, 1947 से पहले उसके दादा परदादा में से कोई भी भारत में रहता था और अब वो भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो उसको दी जा सकती है। लेकिन बंटवारे के बाद जो भूमि भारत से बाहर चली गई है, ऐसे व्यक्तियों को भारत की नागरिकता नहीं दी जा सकती। मान लीजिए ये बांग्लादेश वाली जगह है, कोई ढाका में रहता था, 1940 में मान लीजिए उसका दादा परदादा ढाका में रहता था। अब उसके जो वंश है 2024 में, वो कहे जी मेरा परदादा जो थे वो ढाका में रहते थे और मैं भारत की नागरिकता लेना चाहता हूँ। नहीं, उसको उस आधार पर नागरिकता नहीं दी जाएगी क्योंकि वो भूमि अब दूसरे के पास में है। आप अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश और श्रीलंका, यहाँ से जो व्यक्ति है उन्हें इस माध्यम से नहीं दी जाएगी अनुच्छेद 8 के तहत। अनुच्छेद 9 क्या कहता है? अनुच्छेद 9 कहता है कि विदेशी नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने पर नागरिकता का ना रहना। कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता छोड़ दे और विदेश की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो अनुच्छेद 9 कहता है कि आपकी नागरिकता भारत से स्वतः ही खत्म हो जाएगी जी। ठीक है जी, अपने आप ही खत्म हो जाएगी। तो इस बात का थोड़ा-सा ध्यान रखना कि अनुच्छेद 9 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति विदेश की नागरिकता ले लेता है, तो अनुच्छेद 9 के तहत उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। अनुच्छेद 10 कहता है कुछ दशाओं में नागरिकों के अधिकारों का बना रहना। ऐसे व्यक्ति जो भारत की भूमि से बाहर रह रहे हैं लेकिन भारत में आ जा रहे हैं, तो ऐसे संबंध में उनकी नागरिकता बनी रहेगी। इसके साथ ये भी बताया गया है कुछ विशेष प्रावधान के तहत संसद ऐसे व्यक्तियों को जो विदेश में राजदूत हैं, वो लंबे समय से विदेशों में रह रहे हैं तो भी उनकी नागरिकता खत्म नहीं होगी क्योंकि वो भारत सरकार के लिए कार्य कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति जैसे भारत सरकार के कुछ कार्य करने के लिए जो राजदूत नियुक्त किए जाते हैं वो लंबे समय तक विदेश में रहते हैं, तो ऐसे तो उनकी नागरिकता खत्म हो जाएगी नहीं। अनुच्छेद 10 कहता है ऐसे व्यक्तियों की नागरिकता अनुच्छेद 10 के तहत बनी रहेगी। अगर हम चर्चा करें कि अनुच्छेद 11 के अनुसार संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति दी गई है, तो पेपर में अगर आपसे पूछ ले कि नागरिकता के संबंध में अगर किसी ने कानून बनाना है तो कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। और ये बात किस अनुच्छेद में लिखी गई है? अनुच्छेद 11 में लिखी गई है ये बात। तो ये नागरिकता संबंधी अनुच्छेद है जिसके बारे में हमने बात की। इसके बाद में एक आता है दोहरी नागरिकता का प्रावधान। इससे करने से पहले एक बार रिकैप कर लेते हैं फटाफट कि क्या लिखा हुआ है। अनुच्छेद 5 कहता है शुरू से जो भारत में रह रहा है उस व्यक्तियों को भारत की नागरिकता दी जा सकती है। अनुच्छेद 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत की तरफ आने वाले व्यक्तियों को भारत की नागरिकता दी जा सकती है। अनुच्छेद 7 कहता है कि पाकिस्तान की तरफ जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता ली जा सकती है, यानी उनकी नागरिकता खत्म हो जाएगी अनुच्छेद 7 के तहत। और यहाँ पर तारीख थी 1 मार्च 1947 के बाद अगर कोई पाकिस्तान की तरफ जाता है या चला गया है 1 मार्च 1947 से पहले, ऐसे व्यक्तियों की भारत से नागरिकता स्वतः ही खत्म हो जाएगी। अनुच्छेद 8 कहता है कि कोई व्यक्ति अगर विदेश में रह रहा है, अगर उसके पूर्वज भारत में रहते थे तो ऐसे व्यक्ति अनुच्छेद 8 के तहत भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकता है। अनुच्छेद 9 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति विदेश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता चली जाएगी। अनुच्छेद 10 कहता है कि अगर भारत का राजदूत लंबे समय से या कुछ विशेष व्यक्ति होते हैं जो विदेश में सेवाएं दे रहे होते हैं भारत सरकार की, उनकी नागरिकता बनी रहेगी। अनुच्छेद 10 के तहत उनकी नागरिकता खत्म नहीं होगी। अनुच्छेद 11 कहता है कि संसद नागरिकता के संबंध में कानून बना सकती है। अब अपने बात करेंगे दोहरी नागरिकता के बारे में, जिसे कहा दोहरी नागरिकता के बारे में बात करेंगे, जिसे ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये एक कार्ड बनता है जी। 2003 समय था, दिसंबर 2003 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति बनती है। इसे एमएल सिंघवी समिति भी कहते हैं और ये सिफारिशें करती हैं कि भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान होना चाहिए। अर्थात भारत में नहीं, एक जो भारत विदेशों में लोग रह रहे हैं उन्हें दोहरी नागरिकता दी जानी चाहिए।
तो 2003 में क्या है, 16 देशों में जो बस रहे हैं उन्हें भारत की नागरिकता दी गई थी। किसे नहीं दी गई थी? पाकिस्तान के रहने वाले, जो कोई भारतीय जो पाकिस्तान में रह रहा है उसको नहीं दी जाएगी, अफगानिस्तान में रह रहा है उसको नहीं दी जाएगी, श्रीलंका में रह रहा है उसको नहीं दी जाएगी। अगर हम देखें, और एक बांग्लादेश, बांग्लादेश में रह रहा है, उस व्यक्ति को भी भारत की नागरिकता नहीं दी जा सकती है। भाव क्या है? हम यहाँ देखते हैं कि ये 16 देश, अब किस कौन से 16 देशों को दी गई थी हमें याद नहीं करना है, क्योंकि 2005 में संशोधन करके ये कह दिया कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका और बांग्लादेश को छोड़कर बाकी भारत विदेश में कहीं पर भी कोई भारतीय रह रहा है उसे दोहरी नागरिकता दी जा सकती है, अर्थात ओसीआई कार्ड बन सकता है उसे। यहाँ रहने वाले लोगों को दोहरी नागरिकता नहीं मिलेगी, जो विदेश में रह रहा है उसे दोहरी नागरिकता मिलेगी, एक तो उस देश की और एक इस देश की। इनको अधिकार होगा, जो सुविधाएं मिलती हैं वो भी होंगी, लेकिन इन्हें मतदान करने का अधिकार नहीं होगा। इसके लिए लंबी मांग उठ रही है कि उनको भी मतदान करने का अवसर दिया जाए, लेकिन अभी तक इस पर सहमति नहीं बनी है। आगे देखो क्या है। हमने क्या, लक्ष्मीमल सिंह भी ने ये कहा कि जो विदेशों में लोग रह रहे हैं उनको भारत में बुलाकर उन्हें सम्मानित किया जाए। तो उसके लिए क्या करें? प्रवासी दिवस मनाएं। प्रवासी दिवस, प्रत्येक 9 जनवरी को, प्रत्येक वर्ष की 9 जनवरी को हम प्रवासी दिवस मनाते हैं। अर्थात जो विदेशों में बसे हुए भारतीय लोग हैं उनको हम बुलाते हैं, आप आइए, उनका मान सम्मान करते हैं, और ताकि उनको भारत भूमि से लगाव हो, भारत भूमि से लगाव हो, इसीलिए उनको हम बुलाते हैं और प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाते हैं। ये हमने मनाना शुरू किया था, 2003 से मनाना शुरू किया था, या नहीं? और इसका भी विशेष कारण है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी की भारत वापसी हुई थी। कहाँ से? दक्षिणी अफ्रीका से। दक्षिणी अफ्रीका से वापसी होती है गांधी जी की 9 जनवरी को। तो हमने भी इस उपलक्ष्य पर यह कर दिया कि हम भी प्रत्येक वर्ष के 7 जनवरी से लेकर 9 जनवरी तक प्रवासी दिवस मनाएंगे जी। तो ये भी महत्वपूर्ण रह जाता है। एक एनआरआई शब्द आता है, अनिवासी, जो भारत भूमि पर नहीं रह रहा है, विदेश में रह रहा है और उसने विदेश की नागरिकता ग्रहण कर ली है, तो ऐसे व्यक्तियों को एनआरआई कहा जाता है। जैसे नॉन रेजिडेंशियल इंडियंस कहा जाता है, यानी इंडिया में नहीं निवास कर रहा है, इसे एनआरआई कहा जाता है। आपने बहुत बार सुना होगा एनआरआई आए, एनआरआई आए, इस तरीके से। अगर हम बात करें भारतीय मूल के व्यक्ति, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन्स, ऐसे व्यक्तियों को पीआईओ बोला जाता है। ऐसे व्यक्ति जो भारतीय मूल के हैं, यानी अभी तो वो विदेशी मूल के, मान लो कोई जैसे ऋषि सुनक है, वो तो है तो ब्रिटेन के, लेकिन उनके जो पूर्वज है वो भारतीय थे। ऐसे व्यक्तियों को बोला जाता है पीआईओ, भारतीय मूल। जैसे कमला हैरिस जी हैं, उसके जो माता जी है या उनके परिवार में से कोई भारतीय था, भारतीय मूल की है, ऐसे व्यक्तियों को बोला जाता है पीआईओ, पर्सन्स ऑफ इंडियन इंडियन ओरिजिन्स बोला जाता है जी। इसके बाद सीमा पारीय नागरिक, सीमा पारीय मतलब भारत की सीमा से बाहर रह रहे हैं, इन्हें ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया बोला जाता है, दोहरी नागरिकता जिन्हें दी गई थी। इनका ओसीआई कार्ड बनता है, ये 2004 में दिया गया था, जिसके तहत वो पंजीकरण के माध्यम से भारत में आ जा सकते हैं, उनको भारत में रहने की अनुमति होगी, वीजा वगैरह की समस्या नहीं आएगी, बस मतदान वाली है। बाकी जो सुविधाएं यहाँ के नागरिकों को मिलती है उसमें से कुछ हद तक उनको भी मिलती हैं। तो ये नागरिकता संबंधी प्रावधान थे जो संविधान के भाग 2 में मिलता है। अब आपको मैंने बता ही दिया है कि नागरिकता हम कैसे ग्रहण कर सकते हैं। हम 5 तरीके से ग्रहण कर सकते हैं: जन्म स्थान के आधार पर, वंश परंपरा के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर, और अंतिम है भूमि अर्जन के माध्यम से भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।